कल्पना कीजिए, आपके सामने एक कानून है, एक ऐसा पुराना कानूनी कवच जिसे सदियों से निर्दोषों की रक्षा के लिए गढ़ा गया है। अब कल्पना कीजिए एक वैज्ञानिक परीक्षण की, जो किसी भी झूठ को काट देने वाली सच्चाई की तलवार जैसा है। तो सवाल यह है, जब यह अजेय तलवार और यह अटूट कवच अदालत के बीचों बीच आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? यह कोई पहेली नहीं है, यही वह बड़ा सवाल था जिसका जवाब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक ऐसे मामले में देना पड़ा जो हमारे कानूनी तंत्र में सच्चाई की परिभाषा को चुनौती देता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह असल जिंदगी का बेहद संवेदनशील सच है। आप क्या करेंगे जब डीएनए रिपोर्ट साफ साफ बता दे कि आप बच्चे के पिता नहीं हैं, लेकिन 100 साल से भी पुराना कानून कहे नहीं, कानून की नजर में आप ही पिता हैं? यहाँ दांव बहुत बड़ा है। एक बच्चे का भविष्य, एक व्यक्ति के अधिकार और न्यायिक तंत्र में सच की जगह, तीनों सवालों के घेरे में है। इस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामले की परतें खोलने से पहले कानून प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम आपको खबरों के पीछे की असली कहानी बताते हैं, तथ्यों के साथ, सरल भाषा में, बिना किसी उबाऊ लेक्चर के। आगे की कहानी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की हमारी रूपरेखा साफ है। पहले हम मूल दुविधा को समझेंगे, फिर उस मानवीय कहानी पर आएंगे जहाँ से विवाद शुरू हुआ। उसके बाद बात होगी असली टकराव की, कानून बनाम विज्ञान। फिर समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला, और अंत में देखेंगे कि इस फैसले का सच, स्वतंत्रता और बच्चे के कल्याण पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड 1, डीएनए दुविधा। देखिए, यह सिर्फ कोई सैद्धांतिक कानूनी बहस नहीं है। इस पूरे मामले के केंद्र में दो लोग हैं, निखत परवीन और रफीक। उनका निजी और उलझा हुआ विवाद ऐसे बड़े कानूनी सवाल में बदल गया जिसने भारतीय पारिवारिक कानून की बुनियाद को झकझोर दिया। हर बड़ा मामला आखिर शुरू कहाँ से होता है? एक इंसानी कहानी से। एक विवाह जो टूट जाता है, एक बच्चा जो बीच में फंस जाता है, और जिम्मेदारी को लेकर कड़वा संघर्ष शुरू हो जाता है। यही वास्तविक जीवन की स्थितियां अदालतों को सबसे कठिन सवालों से सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं खंड 2 पर, एक विवाह, एक बच्चा, एक परीक्षण। ये कहानी है निखत परवीन बनाम रफीक की, जहां कानूनी सिद्धांत सीधे जीवन की कड़वी सच्चाई से टकराते हैं। जरा इस समय रेखा पर नजर डालिए। शादी होती है 2 मार्च को। 1 महीने से भी कम समय बाद 1 अप्रैल को बच्चा जन्म लेता है। जुलाई आते आते विवाद भड़क जाता है। निखत भरण पोषण की मांग करती है और रफीक कहता है कि वह बच्चे का पिता नहीं है। वह डीएनए परीक्षण की मांग करता है। डीएनए परीक्षण 2017 में होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आता है 2024 में, यानी 7 साल तक कानूनी और भावनात्मक अनिश्चितता। जरा सोचिए यह स्थिति कितनी कठिन रही होगी। मामला अदालतों में आगे बढ़ता है। सबसे पहले निचली अदालत डीएनए रिपोर्ट को देखती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि रफीक जैविक पिता नहीं है। अदालत कहती है मामला यहीं समाप्त, भरण पोषण नहीं। फिर मामला पहली अपीली अदालत में जाता है, वहां भी यही निष्कर्ष आता है। फिर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचता है। उच्च न्यायालय कहता है हम पुराने कानूनी अनुमान को समझते हैं, लेकिन जब स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य सामने है और उस पर कोई विवाद नहीं है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर स्तर पर विज्ञान भारी पड़ रहा था, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, और यही हमें ले आता है असली टकराव की तरफ। खंड 3, कानून का कवच बनाम विज्ञान की तलवार। एक तरफ है बच्चों की रक्षा के लिए बनाई गई पुरानी कानूनी व्यवस्था, दूसरी तरफ है आधुनिक विज्ञान की स्पष्ट और निर्विवाद सच्चाई। तो आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। पहला पक्ष है कवच। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112। यह नियम कहता है कि यदि बच्चा विवाह के दौरान जन्म लेता है तो कानून की नजर में पति को पिता माना जाएगा। इसका उद्देश्य था बच्चे को अवैध कहलाने के सामाजिक कलंक से बचाना। दूसरा पक्ष है तलवार, यानी डीएनए रिपोर्ट। ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई कानूनी कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रमाण है, ये वस्तुनिष्ठ सच्चाई है, और इस मामले में ये सच्चाई निर्विवाद थी। तो फिर जीत किसकी होगी? कानून में निर्णायक प्रमाण शब्द बहुत भारी होता है। यह एक दीवार की तरह काम करता है, जैसे कानून न्यायाधीश से कह रहा हो रुकिए, अब आगे मत जाइए, चर्चा यहीं समाप्त। 100 साल से भी अधिक समय तक यह नियम लगभग अटूट माना जाता रहा, क्योंकि इसका मकसद बच्चे की गरिमा और सामाजिक सम्मान की रक्षा करना था। पुराने मामले दुख्तर जहां में भी अदालतों की यही चिंता दिखाई देती है। अदालतें डरती थीं कि कहीं किसी फैसले से बच्चे पर कलंक न लग जाए या मां को सामाजिक शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। कानून को ऐसी सामाजिक क्षति से बचाने के लिए एक किले की तरह बनाया गया था, लेकिन फिर विज्ञान ने उस किले का दरवाजा तोड़ दिया। 2014 में नंदलाल वासुदेव बदवैक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब पुराने कानूनी अनुमान और आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण में सीधा टकराव हो तो विज्ञान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अदालत का सीधा सवाल था, जब वास्तविक सच्चाई सामने है तो फिर अनुमान पर क्यों टिके रहें? यह एक बड़ा बदलाव था, लेकिन कहानी यहीं सीधी नहीं रहती। 2024 में
अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उस फैसले में कहा गया कि डीएनए परीक्षण से पति के पिता न होने का संकेत मिले तब भी धारा 112 का पुराना कानूनी अनुमान आसानी से नहीं टूटता। अब सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसले अलग अलग दिशा दिखा रहे थे और यही विरोधाभास हमें खंड 4 तक ले आता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। अदालत सिर्फ निखत परवीन और रफीक का व्यक्तिगत विवाद नहीं देख रही थी, उसके सामने एक बड़ा कानूनी भ्रम भी था जिसे सुलझाना जरूरी था। तो अदालत ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देकर। कई पुराने मामलों में विवाद यह था कि डीएनए परीक्षण कराया भी जाए या नहीं, लेकिन इस मामले में वह चरण बीत चुका था, परीक्षण हो चुका था, मां ने सहमति दी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिणाम को कोई चुनौती नहीं दे रहा था। वैज्ञानिक सच्चाई अदालत के रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद थी। इसी आधार पर अदालत ने कहा, जब डीएनए परीक्षण हो चुका हो, सहमति से हुआ हो, परिणाम निर्विवाद हो और वह पुराने कानूनी अनुमान के खिलाफ जाता हो, तो वैज्ञानिक सच्चाई को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे ऐसे समझिए, अनुमान उस नक्शे की तरह है जिसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप रास्ता भटक गए हों। लेकिन अगर आपके हाथ में सही स्थिति बताने वाला जीपीएस आ जाए तो आप पुराने नक्शे पर अड़े नहीं रहते। प्रमाण को अनुमान पर भारी पड़ना ही होगा। अदालत की सोच स्पष्ट थी। परीक्षण रिकॉर्ड पर था, मां की सहमति थी, किसी को जबरन परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया गया था, परिणाम स्वीकार किया जा चुका था। इसलिए अदालत ने कहा कि यह मामला नंदलाल बद्वैक फैसले की तर्क रेखा के साथ जाता है। जब सच्चाई सामने है तो अनुमान लगाने की जरूरत नहीं बचती, लेकिन कहानी केवल कानूनी निष्कर्ष पर खत्म नहीं होती। यहीं से हम आते हैं अंतिम भाग पर, सच्चाई, स्वतंत्रता और कल्याण। अदालत ने समझा कि उसके फैसले का असर किसी फाइल या कानूनी सिद्धांत तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर एक वास्तविक बच्चे के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए अदालत ने कानूनी रूप से कहा कि जिस व्यक्ति के पिता न होने का वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है, उसे भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने यही फाइल बंद नहीं की। उसने सरकार को निर्देश दिया कि एक अनुभवी अधिकारी बच्चे के घर जाकर उसकी स्थिति की जांच करे। यह देखा जाए कि बच्चे को पर्याप्त भोजन मिल रहा है या नहीं, वह स्कूल जा रहा है या नहीं, उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, और अगर इनमें से किसी भी बात में कमी है तो सरकार को आगे आकर मदद करनी होगी। यहां अदालत ने सिर्फ न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभाई, उसने एक संरक्षक की भूमिका भी निभाई। तो इस पूरे ऐतिहासिक मामले के मुख्य बिंदु ये हैं। 1. निर्विवाद वैज्ञानिक तथ्य कानूनी कल्पना पर भारी पड़ सकता है। 2. धारा 112 अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसे पूरी तरह अटूट नियम नहीं माना जा सकता। 3. अदालतें डीएनए परीक्षण का आदेश देते समय अब भी बहुत सावधानी बरतेंगी। 4. जहां कानून की प्रक्रिया के कारण बच्चा असुरक्षित स्थिति में आ जाए, वहां राज्य की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे के कल्याण की रक्षा करे। अब यही हमें उस बड़े सवाल तक ले आता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई रेखा खींच दी है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई। क्या अदालतों को हमेशा जैविक सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही इससे बच्चे की दुनिया हिल जाए, या फिर बच्चे की सामाजिक पहचान और वैधता की रक्षा करने वाला पुराना कानूनी कवच इतना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान के सामने भी उसे बनाए रखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। यह मामला जटिल जरूर था, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारा न्याय तंत्र विज्ञान के साथ कैसे बदलता है। अगर आप ऐसी ही स्पष्ट, तथ्य आधारित और गहराई वाली कानूनी समझ चाहते हैं तो कानून प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। इस गहरी चर्चा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।